यील्ड इज़ द टॉपिक फॉर नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यील्ड को डिफ़ाइन करते हैं। डिफिनीशन इसका कुछ यूँ होगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स formed, produced या obtained, formed in a chemical reaction, तो वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा यील्ड। यानी हम एक रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन होने के बाद हमने प्रोडक्ट को तोला, उनकी मेजरमेंट की, चाहे मास में हो, मोल में हो, अगर गैसेस हैं तो वॉल्यूम में हो, और हमें पता चला कि इतना ग्राम या इतना जो है उसका मोल या इतने लीटर वो प्रोड्यूस हुआ है, तो मीन्स के दैट इज़ द यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन। बस ये तो सिंपल इसका डेफिनेशन था। अब ये यील्ड दो किस्म के हैं। एक यील्ड जो है दैट इज़ theoretical yield, theoretical yield, और दूसरा है actual yield। actual yield या practical yield लिखा हो या लिखा हो कि experimental, तो सारे जो हैं एक ही नाम है, ठीक। एक्सपेरिमेंटल यील्ड वगैरह वगैरह। अब थियोरेटिकल यील्ड को डिफ़ाइन करते हैं और फिर एक्चुअल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड को डिफ़ाइन करते हैं। थियोरेटिकल यील्ड ये होगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड from a balanced chemical equation, ये हो जाएगा थियोरेटिकल यील्ड। यानी अब तक जितनी भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, बोर्ड पे, कागज़ पे या इस टैबलेट पे, तो ये सारे कैलकुलेशन जो हैं दे गिव अस थियोरेटिकल यील्ड। समझ में आया? कैलकुलेटर पे कर रहे हो, कागज़ पे कर रहे हो, बोर्ड पे कर रहे हो तो वो होगा, या अपने माइंड में कर रहे हो तो वो होगा थियोरेटिकल यील्ड। दूसरा एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो होगा इट इज़ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स obtained practically in a reaction। अब हम वो रिएक्शन कर रहे हैं और करने के बाद प्रोडक्ट हमारे साथ बन गए और उन प्रोडक्ट को हमने एक्चुअली देखा और एक्चुअली इनको तोला, तो वो जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्चुअल यील्ड, ठीक। दिस इज़ थियोरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि थियोरेटिकल यील्ड क्या होगा, एक्चुअल यील्ड क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके 3 फ्रेंड आ गए हैं, 3 फ्रेंड्स, और एक आप हैं, यानी 1 इज़ द होस्ट। आपने सोचा कि इनके लिए मैं चाय तैयार करूं, 4 कप चाय तैयार करनी है। तो आपने सोचा कि अगर मैं 3 कप्स पानी लूं, वाटर, और 1 कप उसमें दूध डालूं, मिल्क, पत्ती वगैरह सब कुछ, तो मुझे 4 कप्स ऑफ टी मिल जाएगा। क्या अपने जहन में सोचा? आप किचन की तरफ जा रहे थे, जब किचन पे चले गए तो आपने एक्चुअली पतीला लिया, पतीले में आपने 3 कप पानी डाले,
और फिर 1 कप दूध डाला, चीनी पत्ती वगैरह, शुगर, टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और आपने ये हीट देना शुरू करके अब पतीले में चाय बन गई हैं और वो चाय अब आप कप में डाल रहे हो, कप्स में। तो ये 1 कप हुआ, दूसरा कप, तीसरा कप, और सपोज करें ये हुआ चौथा कप। इसमें अब ये चाय डाल रहे हो, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला। तो ये पतीले में जो अब चाय बना, दिस इज़ द एक्चुअल यील्ड। ठीक, आपने जहन में किया दैट वाज थ्योरेटिकल यील्ड। किचन की तरफ जा। थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड के अलावा एक और यील्ड है, दैट इज़ परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड, इसको अब कैलकुलेशन के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे कि एक्चुअल यील्ड हमें कितना मिला, या प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमने कितना कैलकुलेट किया था, और मल्टीप्लाइड 100, तो ये हो जाएगा परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड से हम ये मालूम कर पाएंगे कि हमारा रिएक्शन किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है। यानी हमने जो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट किया था, क्या एक्चुअली वो मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो कितना परसेंट नहीं मिला, कितने परसेंट कम है। तो ये इस परसेंट यील्ड से हम मालूम करते हैं। तो रिमेंबर, अगर परसेंट यील्ड केमिकल रिएक्शन में ग्रेटर देन 90% हो तो ये कहलाता है बेस्ट यील्ड। बाकी केमिस्ट कोशिश करेगा कि 90 से भी इसको ऊपर ले जाऊं, लेकिन बेस्ट यील्ड जो होगा वो हमें 90% या इससे ज़्यादा मिलेगा, वो बेस्ट यील्ड होगा। अब क्यों ऐसा हम करते हैं, तो एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम रहता है। मीन्स कि अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि आपने 4 कप चाय बनानी थी, 4 कप थी, तो आपने कैलकुलेट किया कि इसमें अगर मैं 3 कप मिल्क वाटर डाल दूं और 1 कप पानी डाल दूं, मिल्क डाल दूं, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, मिल्क डाल दूं, तो इस तरह से मुझे 4 कप पानी टी चाय मिल जाएगी। लेकिन जब आप इसे कब भरोगे, ये 4 कप आपके सामने पड़े हुए हैं, अब इसमें से ये 4 कप जब आप भरोगे, क्या चारों के चारों फुल भर जाएंगे या 1 कप में कुछ चाय कम रह जाएगा? यस, जब ये टी आप इधर डालोगे तो फुल 4 कप नहीं भरेंगे, यानी तरतीब से डाल ले हो तो आखिरी कप में कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये वो एक्चुअल यील्ड है, और ये जो अब इधर कैलकुलेट कर चुके थे, दिस वाज थ्योरेटिकल यील्ड। तो इससे ये प्रूव होता है कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, हमेशा ये कम रहेगा। तो हम फिर परसेंट से अपनी वो मालूम करते हैं। सपोज इस एग्जांपल में अब वो कहेगा कि मैंने मिल्क कम डाला कि पूरा डाला, वाटर कम डाला पूरा डाला, इसी तरह वाटर एवापोरेट हुआ होगा, कुछ वाटर जो पत्ती है उसके अंदर रह गया हुआ होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी रीज़न क्या करेंगी, एक्चुअल यील्ड को कम कर देंगी जो आपने उसका वैल्यू थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर चुके थे। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि वो हमें समझ आ जाए फर्दर। तो एग्जाम्पल की तरफ जब हम जाते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है कि व्हेन 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज़ हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो
तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब इसको हम हीट करते हैं तो कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का थ्योरेटिकल यील्ड आप मालूम कर दें। रिएक्शन दिया गया है 2Mg + O2 एंड 2MgO। अच्छा, तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना चाहिए कि जो गिवन मासेस हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट करो ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान आ जाए। तो मास ऑफ मैग्नीशियम दिया गया है, मास ऑफ मैग्नीशियम वो दिया गया है 1.92 ग्राम। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हो जाएंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1.92 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मोलर मास। वही फार्मूला बार बार आ रहा है तो आपने उसको याद रखना होगा। तो मोलर मास उसका है 24 और इस तरह से ये इस पे डिवाइड होके यू विल गेट 0.08 मोल। ये तो हमने मोल में इसको कन्वर्ट किया। अब हम इक्वेशन की तरफ आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड मालूम करना होगा और वो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगा। तो लिख दो कि फ्रॉम रिएक्शन, तो रिएक्शन में 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 2 मोल मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो गिवन क्वांटिटी है 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू, अच्छा बस फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1:1 रेशो है। अगर 1 मोल मैग्नीशियम से 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो 3 मोल से 3 बनेगा, 2 से 2 बनेगा, एट्सेट्रा। तो 0.08 मोल से 0.08 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। अब ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल यील्ड क्योंकि इधर हमने इसको कैलकुलेट किया। जब हम प्रैक्टिकली लेबॉरेटरी में जाएंगे और उधर फाइंड करेंगे और रिएक्शन करेंगे तो फिर हमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अमाउंट मिलेगा दैट विल बी नोन एज एक्चुअल यील्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जब हम जाते हैं तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि heating 24.8 gram of copper carbonate produced 13.9 gram of copper oxide. What is the % yield of copper oxide? Okay, तो ये जो था this is mass of copper, वो लिया गया है 24.8 ग्राम। फिर mass of copper oxide, mass of copper oxide is equal to 13.9 ग्राम। और फिर कहते हैं कि व्हाट इज़ द % यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो उसका % यील्ड मालूम करें, दैट टू बी कैलकुलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहन में ले आए कि % यील्ड के लिए जो फार्मूला था वो क्या था। तो उसके लिए फार्मूला ये था कि % यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड 100। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर थ्योरेटिकल यील्ड में डेटा में नहीं है, एक्चुअल यील्ड भी है नहीं है, और 100% तो वो तो फार्मूले वाला है 100, और % यील्ड अब कैसे मालूम करें। तो देखें, उन्होंने ये रिएक्शन कर चुके हैं, वो कर चुके हैं इसको, और उन्होंने जब इतना ग्राम कार्बन जो कॉपर ऑक्साइड लिया तो उसने कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर कार्बोनेट लिया, तो कॉपर ऑक्साइड जो है उसके साथ आपको मिला दिस इज़ कॉपर कार्बोनेट, सॉरी। तो कॉपर ऑक्साइड इज़ ए प्रोडक्ट जो उनको मिला वो था 13.9 ग्राम। सो दिस इज़ द एक्चुअल यील्ड, ये है एक्चुअल यील्ड। अब हम क्या करेंगे,
थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना हमारा काम हुआ, और फिर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई करके तो हमें मिल जाएगा परसेंट यील्ड। तो अब आते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ कि वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड, तो थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनको कन्वर्ट करें मोल्स में, ताकि हमारे साथ कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो मोल्स में इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट, मोल्स ऑफ copper carbonate is equal to given mass, that is 24.8, and molar mass of the copper carbonate। तो copper carbonate का molar mass कैलकुलेट करोगे तो 63 फॉर कॉपर है, और इसी तरह से 12 फॉर कार्बन और 16 3 48। तो ये हो जाएगा 64 कॉपर के लिए, 12 कार्बन के लिए और 16 3 48 3 ऑक्सीजन्स के लिए। तो टोटल हमारे पास बन जाएगा ये जो इसका है 124। तो ये 124 पे डिवाइड होके तो 124 पे डिवाइड होके ये हमें मिल जाएंगे 0.2 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अच्छा, अब हम मोल मोल रिलेशन से कॉपर ऑक्साइड का थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे। तो वो हम लिखेंगे कि फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, उसमें अगर आप देख रहे हो तो ये ब्लू लाइन 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। 1 मोल कॉपर कार्बोनेट gives 1 mole of copper oxide। अब जो गिवन मोल हैं, सो गिवन मोल्स आर 0.2, तो 0.2 मोल कॉपर कार्बोनेट से 0.2 मोल कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा। यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 1:1 रेशो में है। 1 से जब 1 बनेगा तो 2 से 2 बनेगा, 0.2 से 0.2 बनेगा। तो ये हुआ मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड 0.2 मोल। अब हमने इन मोल को मास में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि उधर एक्चुअल यील्ड जो है वो भी मास में दिया गया है। तो कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके हम अपने ऊपर जो फार्मूला है 10% यील्ड वाला, उसमें फिर इसको पुट करेंगे। तो चलते हैं, कुछ स्पेस अपने लिए बनाते हैं। मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट यहाँ से अब फिनिश्ड। अच्छा, तो अब है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू, तो फार्मूला ये है कि गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। गिवन मोल्स जो हमारे पास कैलकुलेट हुए दे आर 0.2 मोल, और मोलर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, सो वेरी इजी, दिस इज 64 एंड प्लस 16 फॉर ऑक्सीजन। तो 6 और 4 10 हुआ, और 1 और 6 7, एक उसके साथ जमा होके 80 हो जाएगा। ठीक, 80 ग्राम पर मोल। अब फर्दर ये हो जाएगा कि ये पॉइंट अगर आप हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा, ये 10 ख़त्म हो जाएगा इस ज़ीरो के साथ। तो फाइनली हमें मिला 2 8 16 ग्राम। दिस इज़ दी थ्योरेटिकल यील्ड। अब फार्मूले में हम लगा सकते हैं एक्चुअल यील्ड भी, थ्योरेटिकल यील्ड भी, और 100 से मल्टीप्लाई करके वी विल बी एबल टू फाइंड दी परसेंट यील्ड। तो अब यहाँ से ये हटा दें और फिर फार्मूला की तरफ आ जाएं। जो हमारा फाइनल स्टेप है तो वो है कि दैट इज़ के परसेंट यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड इज़ 13.9 और theoretical yield जो कैलकुलेट हुआ दैट इज़ 16,
मल्टीप्लाइड 100। अब ये सॉल्व करके वी विल गेट दी परसेंट यील्ड, तो इज इक्वल टू 86.6%। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर पूछा जाए कि इज़ इट ए गुड यील्ड, तो नो, इट्स नॉट ए गुड यील्ड, क्योंकि यील्ड 90% से ज़्यादा होगा तो वो बेस्ट यील्ड या गुड यील्ड कहलाएगा, लेकिन कभी भी 100 नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस पॉइंट कि एक्चुअल यील्ड जो है, परसेंट यील्ड जो है, वो कभी भी 100 नहीं हो सकता। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो पेपर के सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में भी उससे मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं, तो वो ये है कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपने वाई यानी रीज़न देने होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला रीज़न इसका ये आपने याद रखना होगा कि लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स during isolation, filtration और washing, यानी हमारा जो रिएक्शन फिनिश्ड हुआ, प्रोडक्ट हमें मिल गए, तो फिर उन प्रोडक्ट को जब हम आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट का मतलब बीकर से अलग करेंगे या एक बीकर से दूसरे बीकर में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह, तो उसमें कुछ बीकर के साथ चिमट के रह सकते हैं। फिर जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो उसमें कुछ प्रोडक्ट जो ज़ाया हो सकते हैं। वॉशिंग करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट पानी के साथ बह सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो प्योर प्रोडक्ट हासिल होगा उसका अमाउंट घट जाएगा। इस किस्म को कहते हैं मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस, ठीक, या ह्यूमन एरर भी उसको कह सकते हो। दूसरा पॉइंट जिससे ये एक्चुअल यील्ड कम रहेगा तो वो ये है कि साइड रिएक्शंस में अकर साइड रिएक्शन हो सकते हैं। साइड रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो हमें नहीं चाहिए, उसमें ऐसा प्रोडक्ट बने जो हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कार्बन को तोल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट के हासिल करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन साथ साथ में आपको मिल सकता है कि इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हुआ साइड प्रोडक्ट। तो हमारी जो कैलकुलेटेड अमाउंट थी कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें से कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में इस्तेमाल हुआ। तो साइड रिएक्शन में अकर जो हमारे एक्चुअल यील्ड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आपको मिलेगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसमें ये होगा कि रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस यू विल गेट एमोनिया, और फिर यही एमोनिया वापस टूट के रिएक्टेंट बना देता है। तो जब हम ये एमोनिया एज ए प्रोडक्ट वहाँ से अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो वापस टूट के रिएक्टेंट बना पाएगा। तो इस दौरान हमारे पास जो एमोनिया आएगा तो उसके अमाउंट में कमी आ जाएगी जो हमने कैलकुलेट की थी। तो ये एक और रीज़न हुआ। दूसरा आखिरी रीज़न ये हो सकता है कि हमने प्रॉपर रिएक्शन कंडीशंस इस्तेमाल नहीं की, यानी प्रॉपर प्रेशर चाहिए था हमने उसको कम किया, ज़्यादा किया, या टेम्परेचर चाहिए था उसको हमने प्रॉपर मेंटेन नहीं रखा। इसी तरह कैटलिस्ट चाहिए था तो कैटलिस्ट को हमने या तो रॉन्ग कैटलिस्ट इस्तेमाल किया या उसका ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल किया, इस तरह से। एंड इम्प्योरिटीज़ इन द रिएक्टेंट, जो हमारी रिएक्टेंट थे
उनमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद थे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा उसके अमाउंट में कमी आएगी। तो ये मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं और इन रीज़न्स की वजह से जो हमारा एक्चुअल यील्ड होगा वो रहेगा लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। कभी कभी इस चीज़ को उल्टा करके पेश किया जाता है कि इधर लिख देते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड में TY लिख देता हूँ और इधर लिख देते हैं एक्चुअल यील्ड तो AY। अब यहाँ पे वो क्या लिखेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज मोर देन एक्चुअल यील्ड। तो ये उल्टा करके फिर आपने यूँ समझना है, तो सेंटेंस को आपने काफ़ी गौर से रीड करना होगा। तो ये था बेटा इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में जो डिस्कशंस थी। अच्छा, एक्सरसाइज जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएं, तो यहीं रिवाइज़ करते जाएं वीडियोस को, सो यू विल बी एबल टू complete that exercise too. Wishing you good luck and see you in the next chapter.